नमस्कार। पिछली क्लास में हमने साहित्यिक स्रोतों की बात की थी और साहित्यिक स्रोतों में भी जो धार्मिक साहित्य है उस पे विस्तृत चर्चा की थी। अर्थात ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य का इतिहास लेखन में क्या योगदान रहा। आज हम चर्चा करेंगे धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में कल्पना प्रधान लोक साहित्य, जीवन व्रत इत्यादि आते हैं। इस संदर्भ में हम यदि बात करें तो अर्थशास्त्र को ले सकते हैं। इस ग्रंथ की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने ईस्वी पूर्व चौथी शताब्दी में की थी। तत्कालीन राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, प्रशासनिक व्यवस्था इत्यादि की दृष्टि से एक उत्कृष्ट कृति ये मानी जाती है। मौर्य काल के विषय में जानकारी देने वाली ये सबसे प्रामाणिक पुस्तक भी है। इसके पश्चात जैसे मुद्रा राक्षस को ले सकते हैं। इस नाटक की रचना विशाख दत्त ने की थी। इसमें नंद राजा के पतन और चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त राजा बनाए जाने का उल्लेख है। इस नाटक की रचना 7वीं शताब्दी में हुई थी। इसी तरह से कालिदास की जो रचनाएं हैं उनका भी इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान रहा। जैसे कालिदास ने 2 महाकाव्य लिखे, खंड काव्य लिखे और 3 नाटकों का लेखन किया। इसमें यदि हम मालविका अग्निमित्र को लें तो पुष्यमित्र व यवनों के मध्य हुए युद्ध का एक विस्तृत उल्लेख इस नाटक में हमें मिलता है। साथ ही अन्य जो साहित्यिक कृतियां हैं कालिदास की, उनका भी इतिहास लेखन में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी तरह से हर्षचरित को यदि हम लें तो हर्षचरित की रचना 7वीं सदी में बाणभट्ट ने की थी। इस ग्रंथ से हर्षवर्धन कालीन प्रत्येक प्रमुख घटना की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही स्वयं हर्ष का जो जीवन व्रत है उसके बारे में भी जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है। इसके पश्चात जैसे महाभाष्य है और महाभाष्य में पातंजलि के महाभाष्य को लें तो इस साहित्यिक कृति से मौर्य काल के विषय में हमें जानकारी मिलती है। इसी तरह से राजतरंगिणी की जो रचना है कलहण के द्वारा की गई और इस ग्रंथ से कश्मीर के इतिहास के विषय में एक विशेष जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसी तरह से गोडवाहो, इस ग्रंथ की रचना वाकपति राज के द्वारा की गई थी। इस ग्रंथ में कन्नौज नरेश यशोवर्मन की विजयों का उल्लेख हमें मिलता है। इसी तरह जैसे पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो की रचना चौहान चंद्रबरदाई के द्वारा की गई और इस ग्रंथ से चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज के विषय में एक विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त होती है। विक्रमांक देवचरित, इस ग्रंथ से चालुक्य वंश के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह से विदेशी यात्री भी समय समय पर भारत में आए और इन विदेशी यात्रियों के वृत्तांत से भी हमें इतिहास लेखन में एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। जैसे यूनानी यात्रियों की हम बात करें और यूनानी यात्रियों में जैसे मैगस्थनीज आया और मैगस्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत के रूप में आया था और मैगस्थनीज के द्वारा इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई। वर्तमान समय ये पुस्तक तो उपलब्ध नहीं है किंतु इसके वृत्तांत हमें अन्य पुस्तकों में मिलते हैं, जिसके आधार पर मौर्यकालीन नगर प्रशासन, तत्कालीन सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति इत्यादि के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह से यूनानी लेखकों में मुख्य हैं जैसे एरियन है, एरिस्टोब्यूल्स है, यूनेसिक्रिट्स है। इसी तरह से प्लिनी है और प्लिनी के द्वारा जैसे नेचुरल हिस्ट्री आदि लिखी गई, नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखी गई, उससे भी इतिहास लेखन में हमें सहायता प्राप्त होती है। इसके पश्चात जैसे चीनी यात्री भारत में आए और सर्वप्रथम भारत के संदर्भ में
चीनी यात्री सुमाचीन के द्वारा लिखा गया। और इसके पश्चात से फायान आया। फायान जो कि गुप्त काल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया फायान। इसी तरह से ह्वेनसांग जो कि हर्ष के समय आया, और सीयू की नामक पुस्तक इस ह्वेनसांग के द्वारा लिखी गई। तो इस सीयू की पुस्तक से भी हर्षकालीन जो समय की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति इत्यादि के संदर्भ में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह से फायान के द्वारा फोकोकी नामक पुस्तक लिखी गई, उससे भी हमें एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तिब्बती यात्रियों की हम बात करें तो तिब्बती यात्रियों में लांबा तारानाथ, जिन्होंने कि कंग्यूर तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की, और इस ग्रंथ का एक ऐतिहासिक महत्व है। मुस्लिम यात्रियों की हम बात करें तो अलबरूनी विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि वह संस्कृत भी जानता था और उसने तहकीक-ए-हिंद नामक ग्रंथ लिखा, और इससे तत्कालीन भारत के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह से अल-मसूदी है, अल-बिलादुरी है, सुलेमान है, ये इन यात्रियों ने भारत के संदर्भ में लेखन किया है। इसके पश्चात हम पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो पुरातात्विक जो स्रोत है वो एक तो प्रमाणिक है। जहाँ साहित्यिक स्रोत मौन है, वहाँ पुरातात्विक स्रोत वस्तु स्थिति को स्पष्ट करते हैं। विभिन्न स्थानों पर हुए उत्खननों के परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में अभिलेख, स्मारक और मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं, जिनसे प्राचीन भारत के इतिहास पर एक विस्तृत प्रकाश पड़ता है। अभिलेखों की हम बात करें तो अभिलेख विभिन्न रूपों में हमें मिलते हैं। शिलालेख के रूप में मिलते हैं, ताम्र पत्र के रूप में मिलते हैं। इसी तरह से मूर्ति अभिलेख भी हमें मिले हैं। तो अभिलेख प्राचीन भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालने वाले एक प्रमाणिक स्रोत है, क्योंकि अभिलेख जो हैं समकालीन होते हैं। जिस राजा अथवा राज्य के विषय में अभिलेख लिखा होता है, अभिलेख की रचना भी उसी राजा के शासनकाल में की गई होती है, अतः उस तथ्य के सत्य होने की संभावना अधिक होती है। सबसे अधिक जो अभिलेख हैं हमें अशोक के प्राप्त होते हैं, और अशोक के अभिलेखों से हमें तत्कालीन धार्मिक स्थिति, बौद्ध धर्म और राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही भारत के विभिन्न हिस्सों से अनेक स्तंभ लेख भी प्राप्त हुए हैं। इन स्तंभ लेखों से भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसी प्राचीन भारत पर प्रकाश डालने वाले जो अभिलेख हैं मुख्यतः पाली, प्राकृत और संस्कृत भाषा में लिखे मिलते हैं। कुछ अभिलेख तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषाओं में भी मिलते हैं। अधिकांश अभिलेखों की जो लिपि है ब्रह्मी है, जो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में भी लिखे हुए हैं, जो कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। मौर्य शासक अशोक ने अपने संपूर्ण राज्य में शिलाओं व स्तंभों पर लेख उत्कीर्ण कराए, जिससे तत्कालीन स्थिति पर व्यापक प्रकाश पड़ता है। इसी तरह से महत्वपूर्ण अभिलेखों की हम बात करें तो कलिंग शासक खारवेल का जैसे हाथी गुम्फा शिलालेख है, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख है, चंद्रगुप्त द्वितीय का महरौली लोह स्तंभ लेख है, स्कंदगुप्त का भीतरी पाषाण स्तंभ लेख है, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख है, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति है। तो वहीं कुछ विदेशी अभिलेखों से भी प्राचीन भारत पर प्रकाश पड़ता है। एशिया माइनर में बोगजकोई का अभिलेख विदेशी अभिलेखों में प्रमुख है। इसके अतिरिक्त पर्सिपोलस तथा नक्शे